प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार अमरकांत जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है शक्तिशाली। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। नाश्ता करके नरेंद्र कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। भीतर बरामदे में जहाँ चूल्हा जला था, वहाँ और आंगन की नीची दीवारों पर हल्की खुशनुमा धूप फैल गई थी। वह एक ऊंची जाति और अच्छे खाते पीते कुटुंब में पैदा हुआ था और जवान होने पर उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी तथा पढ़ी लिखी और वफादार बीवी मिल गई थी। उसका क्वार्टर भी बड़ा सुंदर था, यानी 2 कमरे, दरवाजे के सामने सहन, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह आधुनिक। वह हंसी मजाक, सैर सपाटा, सिनेमा, थिएटर और राजनीतिक बहस पसंद करता था और उसकी जिंदगी सुख और आनंद से बीत रही थी। जरा सुनिए जी, उसकी पत्नी सुषमा ने पुकारा। वह उठा और कटे हुए माल के डिब्बे की तरह आंगन में चला गया। बिस्तरों और कपड़े लत्तों को धूप दिखाना उसकी पत्नी को बहुत पसंद था और लड़कोड़ी औरत होने के कारण यह जरूरी भी हो जाता था। परंतु यह देखकर अचंभा हुआ कि एक दरी और एक चादर दाईं दीवार के पास नीचे गिरी हुई है। आप जरा कहिए ना, मैंने दरी और चादर दीवार पर फैला दी थी, लेकिन उधर से किसी ने डंडे से ठेलकर इसे नीचे गिरा दिया है। ब्लॉक के अंत में नीचे उसके क्वार्टर की बाईं दीवार के पार मैदान था। दाईं दीवार के पास जो क्वार्टर था वह बहुत दिनों तक खाली रहा, लेकिन कुछ महीनों से उसमें एक व्यक्ति आ गया था। उसका नाम था भोलाराम। बहुत जल्दी भोलाराम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं बस्ती भर में तैरने लगी थी। एक तो यह कि सरकारी कर्मचारी न होने के कारण वह बस्ती में रहने का अधिकारी नहीं है, परंतु एक बहुत बड़े आदमी की तरफ से उसको यह सुविधा और मुफ्त तनख्वाह मिल रही है। या वह चोरी छिपे अफीम, गांजा, भांग और लड़कियों का व्यापार करके भी काफी पैसे पीटता है। कुछ व्यक्ति तो निश्चित रूप से यह भी जानते थे कि उसने 4 हत्याएं भी की है और भी न मालूम क्या क्या। खैर, उसका चेहरा खासा डरावना था। लंबा काला शरीर, भेड़िए की तरह छोटी छोटी आंखें, चौड़ा मजबूत जबड़ा। अरे, ऐसा नहीं हो सकता, नरेंद्र ने सज्जनतापूर्वक मुस्कुराकर कहा। वाह, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो तुम बाईं ओर की दीवार पर क्यों नहीं पसारती? आप जानते तो हैं कि पिछले साल ही उस दीवार पर से मेरी नई नई भागलपुरी चादर कोई खींचकर चलता बना था। तो मैं कहाँ कहता हूँ कि दीवार पर पसारो। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आंगन में चारपाइयाँ खड़ी करके उन पर फैला दिया करो। पहले तो इसी दीवार पर पसारती थी, सारी बस्ती ऐसा करती है। वे खुद कभी कभी अपना गंदा तोशक इसी दीवार पर फैलाते हैं। धीरे बोलो, तुम लोग बातों को समझती नहीं और ऊपर से बहस करने लगती हो। हमारी कमजोरी यह है कि हम दूसरों की असुविधा का ख्याल नहीं करते। पता नहीं उन्होंने दीवार के पास क्या रखा हो। हटो, मैं बताता हूँ। नरेंद्र ने जमीन पर से दरी और चादर उठा ली और आंगन में पड़ी 2 खाटें खड़ी करके उन पर बिस्तर को फैला दिया। खैर, बात आई और गई। सुषमा सब कुछ भूल गई और अपने पति का कहना मानकर बिस्तरे को खाटों और अलगनी पर पसारने लगी। हाँ, 2 दिन तक नरेंद्र को कुछ उलझन और परेशानी महसूस होती रही। उसको रात में नींद नहीं आती, भूख उसकी मर गई और प्यास भी। लेकिन एक दिन जब वह दफ्तर से लौट रहा था तो उसका मन सहसा हल्का हो गया। वह सोच रहा था कि यदि दुनिया में झगड़ा, फसाद, ईर्ष्या, डाह, घृणा, झूठ वगैरह न रहता तो यह दुनिया कितनी पवित्र हो जाती। मोहब्बत में जितनी ताकत है उतनी किसी चीज में नहीं। वह क्यों न ऐसी ही दुनिया कायम करने की कोशिश करे। सामने का नीला आकाश, वृक्षों की हरी पत्तियां, तारकोल की साफ सड़क और मंद मंद बहती हवा आज उसको उत्साहित कर रही थी। 2 महीने बीत गए और जाड़ा आ गया।
छुट्टी के एक दिन नरेंद्र सवेरे ही मंडी गया। 2 घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो घर में बेहद खामोशी छाई हुई थी। सुषमा बरामदे में पीढ़े पर बैठकर तरकारी काट रही थी, लेकिन उसका मुंह बहुत गंभीर था। पास ही में पड़ी चारपाई पर उसका 12 वर्षीय लड़का सुरेंद्र तथा उससे छोटी दोनों बच्चियां नीलम और नन्ही असाधारण चुप्पी साधे पास ही पास बैठे थे। अब मेरे बच्चों की जान नहीं बचेगी इस बस्ती में, सुषमा ने बिना सिर उठाए ही रोआंसे स्वर में कहा। साफ क्यों नहीं बताती? नरेंद्र को अपनी पत्नी पर न मालूम क्यों क्रोध आ रहा था। साफ क्या बताऊं, लड़कों में आपस में तो मारपीट होती ही है। सुरेंद्र और बगल वाले का लड़का खेल रहे थे, दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस झगड़े को देखकर उस लड़के का बाप निकल आया। उसने पहले सुरेंद्र को मारा, फिर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और सभी बच्चों को बुलाकर कहा, मारो इसको। उसके सभी बच्चों ने मिलकर इसे बहुत मारा है। कमीज उठाकर इसकी पीठ देखिए ना, लाल लाल सट्टे उभर आए हैं। इसी की गलती होगी। नरेंद्र का क्रोध भड़क गया। आप कैसी बातें करते हैं? मैं हमेशा सही और खरी बात कहता हूँ, किसी को बुरी लगे या अच्छी इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ कि सुरेंद्र लड़कों से मारपीट करता रहता है। मैंने तो इससे बार बार कहा है कि घर में रहकर पढ़ा लिखा करो। हाँ, सारा दोष इसी में है तो इसे मार डालिए, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। बेकार की बात न करो, मैं जो कहता हूँ उसे ठीक से समझो। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाओ, नहीं तो आगे चलकर रोओगी। लड़ने झगड़ने की आदत सिखाओगी तो वे लड़ेंगे, और मेल जोल से रहने और पढ़ने लिखने की आदत सिखाओगी तो वे वैसा ही करेंगे। मैं तो मान ही नहीं सकता कि वह यूं ही बिगड़ा होगा। सुरेंद्र ने जरूर कोई भारी शरारत की होगी। दुख और क्रोध के मारे सुषमा को कोई जवाब नहीं सूझा और वह आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। नरेंद्र कमरे में आकर बैठ गया। इसमें कौन सी खास बात है, वह सोच रहा था। शरारत करने पर लड़के पिटते नहीं। वह उन व्यक्तियों में नहीं जो अपने लड़कों की हर बात का समर्थन करके उनकी आदतें बिगाड़ दिया करते हैं। लोग कैसी छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। वह एक ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है और वह कोई तुच्छ काम नहीं करेगा। वह एक अच्छा पड़ोसी है और अपनी महान जिम्मेवारियों को समझता है। वह तो एक दिन भोलाराम से कहेगा कि उसका दिल साफ है, और वह अपने तथा भोलाराम के लड़कों में कोई अंतर नहीं समझता। भोलाराम को पूरा अधिकार है कि अगर उसके लड़के को बुरा काम करते हुए देखे तो उसको पर्याप्त दंड दे। इस दुनिया को मोहब्बत की कितनी जरूरत है। मोहब्बत का फल हमेशा अच्छा होता है। नरेंद्र ने अपने जीवन को पूरी तरह शांति और मोहब्बत में ढाल लिया। बच्चों का खेलना कूदना उसने एकदम बंद कर दिया। वे बिना इजाजत के बाहर नहीं निकल सकते थे। घर के अंदर भी वे जोर से चिल्लाकर बोल नहीं सकते थे और न हुड़दंग ही मचा सकते थे। पड़ोसी की शांति में खलल न पड़े, इसलिए 9 बजे ही घर की बत्ती बुझा दी जाती। 2-3 बार उसने देखा कि भोलाराम के कमरे से केला या अन्य फलों के छिलके उसके दरवाजे पर फेंक दिए गए हैं। एक बार भोलाराम के आंगन से एक हड्डी का टुकड़ा उसके आंगन में गिरा, लेकिन नरेंद्र ने सुषमा को समझाया कि वह बहुत ही मामूली बात है और किसी बच्चे ने बिना समझे बूझे इधर फेंक दिया होगा। वह स्वयं वैसे कूड़े को बड़ी तत्परता से हाथ से उठाकर फेंक देता। बाहर निकलने पर भोलाराम को दूर से आते देखकर ही मुस्कुराने लगता और नजदीक आने पर बहुत प्रेम से उसको नमस्कार करता। भोलाराम नमस्कार के उत्तर में सिर हिलाकर हंस देता और अकड़कर चलता बनता। परंतु नरेंद्र का उत्साह कम न होता। उसको पूर्ण विश्वास था कि उसके व्यवहार का एक दिन भोलाराम पर गहरा असर होगा और वह पवित्र जीवन व्यतीत करने लगेगा। जाड़ा बीत गया और गर्मी आ गई। बच्चों के इम्तिहान नज़दीक आ गए। होली के बाद लू चलने लगी थी। एक दिन सुषमा कूड़ा फेंकने के लिए निकली तो उसने देखा कि पिछवाड़े के उसके दरवाजे के सामने की पक्की ईंटें गायब है। ईंटों को उखाड़कर कौन ले गया? वह दौड़ी हुई घर के अंदर गई। हाँ, जरा चलिए ना, सुषमा घबराए से स्वर में बोली।
अब पता नहीं गली की ईंटें कौन उखाड़ कर ले गया है। सबके दरवाजे के सामने ईंटें हैं, केवल हमारे दरवाजे की ही ईंटें गायब है। तो तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? जाओ काम करो, मैं देखता हूं ना। बाहर आकर उसने देखा तो सचमुच उसे बड़ा अचंभा हुआ। रात भर में किसने ईंट उखाड़ ली और क्यों? फिर उसी के दरवाजे के सामने यह हरकत क्यों की गई? देखते ही देखते वहां एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई, पर सब ने अचंभा व्यक्त किया और एक दूसरे की ओर संदेह की दृष्टि से भी देखा। शाम को दफ्तर से आने पर सुषमा ने फुसफुसाए हुए से स्वर में जल्दी जल्दी नरेंद्र से कहा, आखिर मेरा संदेह ठीक निकला। सारा काम बगल वाले का है। मेरी जमादारिन उनके यहाँ भी काम करती है, वो वही बता रही थी। उसने रात भर में ही उन ईंटों से आंगन में एक चबूतरा बना लिया है। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं देखता हूँ कि तुम छोटी छोटी बातों पर इधर बहुत ध्यान देती हो। तुम औरतों का काम यही है। तुम लोग इन व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद क्यों करती हो? बैठकर सिलाई कढ़ाई करती, कुछ अच्छी किताबें पढ़ती, कभी पूजा पाठ करती। ठीक है, मैं नीच ही सही, आपकी तरह मैं महात्मा नहीं हूं। मेरा सारा दरवाजा खराब हो गया। अच्छा धीरे बोलो, मुझे यह सब पसंद नहीं। पता नहीं तुम उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। सारी बस्ती ऐसा ही कह रही है। बस बस्ती के लोगों की बात मुझसे न करो। मैं एक एक का चिट्ठा जानता हूं। वे लोग खुद नीच हैं, इसलिए दूसरों को नीच समझते हैं। नरेंद्र से बस्ती के और कई लोगों ने कहा कि यह भोला राम की करतूत है, लेकिन वह नहीं माना। बस्ती के लोग तो चाहते हैं कि वह भोला राम से झगड़ जाए और वे तमाशा देखें। भोला राम ऐसा काम क्यों करेगा? वह बाजार से ईंटें खरीद नहीं सकता। अरे यह बस्ती के किसी दूसरे व्यक्ति की करतूत है। और मान लिया जाए कि भोला राम ने कुछ ईंटें उखाड़ ही ली तो कौन डाका पड़ गया? यह गली किस काम आती है? सभी लोग उसमें कूड़े फेंकते हैं और वह हमेशा गंदी रहती है। और औरतें बच्चों को टट्टी और पेशाब करवाती हैं, फिर उसको गली बांधकर अपने साथ तो ले नहीं जाना। इस गली से बड़ा है इंसान, मोहब्बत, शांति और सुख। और वह इतना नीचे नहीं गिर गया है कि इस सर्वथा नगण्य घटना को महत्व दे और अपने हृदय की पवित्रता और शांति को नष्ट करे। वह एक ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है और उसका हर काम ऊंचे स्तर का होना चाहिए। दरअसल वह मान ही नहीं सकता कि भोला राम एक नीच व्यक्ति है, और यदि उसमें कुछ मामूली खराबियां हो तो वे एक दिन जरूर दूर हो जाएंगी और वह पवित्र जीवन व्यतीत करने लगेगा। वह कैसा शुभ दिन होगा। अब नरेंद्र भोला राम की सबसे तारीफ करने लगा। वह तो उसका पड़ोसी है और अपने अनुभव से वह बता सकता है कि भोला राम का जीवन निष्कलंक है। उसमें कुछ साधारण कमजोरियां हैं जो हर मनुष्य में होती हैं। उससे बड़े बड़े अपराधी इस बस्ती में भरे हुए हैं। लोगों ने तो इस बस्ती को व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। किसी की स्त्री पेशा करती है, किसी का बेटा अपने बाप का घर चोरी बदमाशी करके भरता है, किसी की जवान बेटी रात रात भर गायब रहती है। यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत से रहना नहीं चाहते। प्यार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा सत्य। प्यार इंसान के भाग्य को बदल देता है, दुष्ट को महात्मा बना देता है। बरसात आ गई। आषाढ़ के काले काले बादल बस्ती के ऊपर झुक आए थे। हवा तेज चल रही थी। पानी हहरा कर बरसता और निकल जाता। एक दिन शाम को दफ्तर से आने के बाद ही कुछ देर में नरेंद्र एक मित्र के यहाँ दावत खाने चला गया। रात में वह 12 बजे लौटा। पानी तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन चारों ओर घना अंधियारा था। उसने किवाड़ खुलवाया। बरामदे में साइकिल रखकर जब वह कमरे में आया तो उसको बड़ा क्रोध आया। सुषमा फर्श पर बैठी माथे पर हाथ दिए रो रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें और मुंह सूजे हुए थे। अरे यह क्या मजाक है? नरेंद्र ने गंभीर स्वर में पूछा। सुषमा छाती पीटते हुए बोली, अरे मेरी इज्जत लुट गई। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। क्या बात कर रही हो? छोटी छोटी बातों में तुम लोग रोने लगती हो। साफ साफ कहो क्या हुआ?
अरे मैं पिछवाड़े का दरवाज़ा खोलकर आप ही को देखने निकली थी। मैंने सोचा कि न मालूम आप इधर से ही आते हो। पता नहीं कब से वह बदमाश भोला राम वहाँ खड़ा था। उसने मुझसे कहा, भाभी जी नमस्ते। फिर वह मेरे पास चला आया। मैं घर से भागने को हुई, इससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं ठहरी औरत उससे क्या पार पा सकती थी। उसने मुझे अपनी ओर खींचा तो मेरे मुंह से चीख निकली। चीख से उसने मुझे छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। हाय, उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? सुषमा सिसक रही थी। बस इतना ही ना, उसने और क्या बेइज्जती की। नरेंद्र का चेहरा सदा की तरह सौम्य और शांत था। इतना क्या कम है? या क्या आपको बेइज्जती नहीं लगती? खैर, यह कोई खास बात नहीं। अब मैंने तो समझा था कि उसने कोई और गंदी हरकत की है। तुम चिंता ना करो, मैं देखूंगा। इसके बाद वह पत्नी से कुछ न बोला। दूसरे दिन भी वह गंभीर रहा। दफ्तर तो वह नहीं गया, लेकिन दोपहर में 3-4 घंटे के लिए बाहर निकला था और रात में जब बस्ती के सभी लोग सो गए तो उसके दरवाजे के सामने एक ठेला और 3 रिक्शे आकर रुके। उसने शहर में एक मकान ले लिया था और बस्ती को सदा के लिए छोड़ रहा था। जब उसका रिक्शा बस्ती से बाहर निकला तो उसने निश्चिंतता की सांस ली। उसको अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि उसने इस संकट के समय भी कोई गलत कदम नहीं उठाया। वह लड़ाई झगड़ा कर सकता था क्योंकि वह स्वयं भोला राम से कमजोर नहीं। इसके अलावा वह यदि बस्ती के लोगों से कहता तो वे उसका साथ देते। फिर किसी का सिर फूटता, किसी की जान जाती, इससे क्या मिलता? अगर भोला राम को बस्ती छोड़नी पड़ती तो उसके बाल बच्चे कहाँ कहाँ भटकते। और सच पूछा जाए तो बात भी कोई खास नहीं थी। हो सकता है कि किसी भ्रम या नशे वशे की झोंक में कोई दूसरी स्त्री समझकर उसने ऐसा किया हो। संभव है कि बाद में अपनी हरकत पर उसे पश्चाताप हुआ हो। बहरहाल, वह इंसानियत के लिए और शांति मोहब्बत के लिए इस बस्ती को छोड़ रहा था। जो उसको नया मकान मिला है वह बस्ती वाले मकान से बहुत खराब है। वह एक गंदी गली में है और उसमें केवल एक कमरा है, परंतु मकान से बड़ा है इंसान, प्रेम, शांति। वह दिन दूर नहीं जब भोला राम उसके व्यवहार के बारे में सोचेगा और अपने जीवन को सुधार लेगा। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर रिक्शा हचक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। नरेंद्र ऊँघने लगा था। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।